गेस्ट आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, गाँव इटासी, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से है। आज वो हमें जीवामृत पर मार्गदर्शन देने वाले हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। ओम श्री गणेशाय नमः। आज विघ्नहर्ता गणेश भगवान आप सबके जीवन में खुशी और संपन्नता लाए। विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश। प्रथम पूजन आपका ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में अपना भोजन चालू करता हूँ। और मैं आज जीवामृत के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले मैं शंख ध्वनि करता हूँ। सदन को सादर प्रणाम। और मैं अपना उद्घोषण चालू करूं इसके पहले मैं अपना परिचय, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही। अच्छा, तो मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मैं प्रदीप राज वर्मा कृषक हूं। आज के समय में मतलब जैविक खेती कर रहा हूं और सन 18 से मैंने जैविक खेती शुरू की है। मैं नर्मदापुरम जिले के इटासी तहसील के ग्राम तीखड़ का निवासी हूं और मैंने अपना जो निवास स्थान जो बना रखा है वो गांव से दूर, आधा किलोमीटर दूर खेत के अंदर ही अपना घर बनाया है। वहीं पे रह के मैं जैविक खेती करता हूँ। मैंने जैविक खेती पे एक्चुअली मैं पूरे जीवन भर लैब में काम किया हूँ, तो हर बात में मैं प्रैक्टिकल करने की कोशिश ज्यादा करता हूँ। तो उसी संबंध में आज मैं जीवामृत के ऊपर अपने विचार रखूंगा। मैंने कई तरह के जीवामृत का उपयोग किया है और उनमें किस तरह से उपयोग करना है। जीवामृत हम बना तो लेते हैं बहुत अच्छे से, सभी को मालूम जीवामृत बनाना बड़ा सरल काम है, किंतु तरह तरह के ऋषियों ने, तरह तरह के कृषि मनीषियों ने अपने को कई प्रकार के जीवामृत बनाए। उनमें से कौन सा जीवामृत हमें बनाना चाहिए और जो सरल भी हो, ज्यादा उपयोगी भी हो, तो मैं उस पर अपना मार्गदर्शन, थोड़ा सा जो मेरा ज्ञान है वो आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जैविक खेती, जो गो आधारित जैविक खेती होती है, उसके 7 आधार स्तंभ होते हैं। सबसे पहला स्तंभ तो उसका देसी गाय होता है, फिर देसी बीज होता है, फिर अमृत, अस्त्र, आच्छादन, वापसा और फसल चक्र। तो इन सबसे ज्यादा ये अपने आप में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना ये देसी खेती हो सकती है। फिर भी मैं सबसे ज्यादा अमृत पे बात करता हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ अमृत पर। अमृत यानी अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत का मतलब ये होता है कि जो हमें अमर कर दे वो अमृत। हमारी धरती माता, जिसको हमने रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक खरपतवार नियंत्रण करने के कारण अंधाधुंध उपयोग करके अधमरा या मृत सहाय कर दिया है। यदि हमने अपनी धरती माता को जीवित नहीं किया तो ना तो जैविक खेती होगी और ना हम होंगे। यानी हमें सबसे पहला काम जो करना है, हमारी धरती माता को अमर बनाना है। हमारा पहला और प्रथम धर्म होना चाहिए, चाहे हमारा धर्म कोई भी हो, किंतु हमारा पहला धर्म होना चाहिए कि हमारी धरती माता को हम कैसे अमर बनाएं, क्योंकि धरती माता है तो हमारा जीवन है, नहीं तो हमारा जीवन है ही नहीं। तो धरती माता को अमृत अमृत देने के लिए हम को आधारित अमृत जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतना ज्यादा हमारी धरती का जीवन होगा और उतना ही हमारा जीवन होगा, मानवता का जीवन होगा। अमृत 2 प्रकार के हैं, एक है तरल और एक है
ठोस। तो तरल जो है जिसे हम जीवामृत के नाम से जानते हैं, और दूसरा ठोस अमृत है जिसे हम घन जीवामृत के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम जीवामृत की बात करते हैं। जीवामृत हम सब जानते हैं, किंतु मैंने कई तरह से जीवामृत के बारे में पढ़ा, उनका उपयोग किया। मैं एक जीवामृत पर बात करता हूँ, एक एक जीवामृत पर बात करता हूँ। मेरा पहला परिचय हुआ जीवामृत से, मैंने प्रयोग परिवार की एक किताब पढ़ी थी, प्रोफेसर श्रीपाद अच्युत दाभोलकर जी की किताब सर्व सुलभ समृद्धि। यह किताब पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि यार हम जिस तरह से खेती कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इसके लिए, मुझे तो कुछ ज्यादा मालूम ही नहीं था जैविक खेती के बारे में, तो मैं इसके लिए एक अपने एक योग्य शिक्षक को ढूंढ रहा था कि कोई ऐसे मुझे योग्य शिक्षक मिल जाए जो मुझे पढ़ा भी दे और बता भी दे। और मेरी रुचि तो हो ही गई थी जब। तो सन 16 में 2016 में मैंने एक 10 दिवसीय निःशुल्क एक प्रशिक्षण लिया था श्री दीपक सचदेव जी से, नेमावर में उनके फार्म पे जाकर। तो वहां से मेरा जीवामृत से पहला परिचय हुआ, जैविक खेती से पहला परिचय हुआ। हम सभी जानते हैं कि पौधों को लगभग 20 तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें से कुछ तो हवा से मिल जाते हैं, कुछ पानी से मिल जाते हैं, और कुछ जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके ये हमारे पौधे खुद बना लेते हैं। किंतु बहुत से पदार्थ, बहुत से न्यूट्रिएंट्स, जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी मिनी खाद जिनको बोलते हैं हम, वो तो हमें धरती से ही लेना पड़ता है। हमारे पौधे धरती से ही लेते हैं। तो जो पौधा होता है उनमें, जब वो धरती से लेते हैं तो उनमें इन चीजों का, ये चीजें संग्रहित हो जाती हैं। और संग्रहित हो जाती हैं तो जो कोमल पत्ती जो होती हैं पौधों की, कोई भी पौधा हो, उसमें बोरान, जिंक और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। और जो हरी परिपक्व पत्तियां होती हैं उसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, तांबा, लोहा और गंधक काफी मात्रा में हो जाता है। और सूखी पत्ती जो है उसमें कैल्शियम और सिलिकॉन और मैग्नीज होता है, बोरान भी होता है कुछ मात्रा में। और तो इन सब तत्वों को यदि हम समन्वय करके फिर से पौधों को देते हैं तो पौधा अच्छी ग्रोथ भी करता है, और धरती माता को भी वापस जो हम उनसे ले रहे हैं उनको कुछ एक मात्रा में लौटाने की क्रिया हो जाती है। तो तीनों तरह की पत्तियों को लगभग समान मात्रा में लेकर उनको बारीक करके गोबर गोमूत्र के घोल में 10 से 5 दिन रखते हैं, एवं जब वो डिकम्पोज हो जाती है तो उनको जमीन पर आच्छादित कर देते हैं। ये दीपक सचदेव सर ने हमको बतलाया था। और बार बार, लगभग हर वर्ष यह क्रिया करते रहने से 3 साल में हम देखते हैं कि जमीन कितनी भी रोगाणु हो, कितनी भी बंजर हो, लगभग 3 साल में पूर्ण स्वस्थ हो जाती है। फिर उसमें किसी भी प्रकार की खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अभी यही काम पहले 3 साल में दीपक सचदेव सर की मेथड से हम करते थे। अभी बहुत से लोग इसको 6 महीने में भी करने का दावा कर रहे हैं, जिसमें कि गोकर्णामृत और बेस्ट डिकम्पोजिटर का उपयोग करते हैं, और भी दूसरी चीजों का उपयोग करते हैं। फिर हमने सन 18 में, सितंबर की बात, सन 18 सितंबर में श्री पालेकर जी का 6 दिन का शिविर झांसी में अटेंड किया। और वहां से फिर एक जुनून सा पैदा हुआ कि अब तो काम करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बहुत मजेदार काम हुआ था उसमें। तो जीवामृत सबसे पहले मैं बनाने की विधि बता देता हूँ, हालांकि मेरे ख्याल से जितने भी हमारे मनीषी बैठे हैं आप लोग सबको पता है, फिर भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूँ। 200 लीटर पानी में सबसे पहले 5 लीटर गोमूत्र मिला दें। हम जीवामृत बनाते हैं तो मैंने देखा है कई जगह कि पहले गोबर डाल देते हैं या गुड़ डाल देते हैं, किंतु नहीं, उसका एक क्रम है। सबसे पहले 200 लीटर पानी में 5 लीटर गोमूत्र मिला दें, 5 भी मिला सकते हैं, 10 लीटर भी मिला सकते हैं।
और फिर उसमें 5 kg गोबर मिला के घोल देते हैं। उसको 5 kg गोबर मिला के अच्छे से घोल लेते हैं। फिर उसमें 1 kg गुड़ मिला देते हैं, फिर घोल लो उसको। फिर 1 किलो बेसन मिला के फिर घोल लें इसमें। और फिर इसमें 1 किलो या 2 किलो मेड़ की मिट्टी या पीपल, बरगद, नीम या जंगल की ल्यूमिनस मिट्टी। ल्यूमिनस मिट्टी का मतलब होता है कि जहाँ पत्तियां, पेड़ पौधों, जंगल में हम लोग जाते नहीं और पत्तियां गिरते रहती हैं, सड़ते रहती हैं, और ऊपर जो लेयर बनती है वो ल्यूमिनस मिट्टी होती है। उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में जीवाणु होते हैं। वो मिट्टी भी लाके मिलाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हम जो जीवामृत बना रहे हैं, जीवामृत बनाने का मतलब ही ये इतना है कि हम उस गोबर में के जीवाणुओं को जीवित करके और लाखों की, करोड़, सॉरी, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में उनको जीवाणु पैदा करें और हमारे खेत में डालें, जो कि हमारे खेत के जीवाणु की संख्या कम हो गई, उन वो ज्यादा से ज्यादा आ जाए। तो ये तो हो गया जीवामृत कैसे बनाए। अब 5वें दिन इसको हर दिन लकड़ी से 2 बार अबर और नबर घुमाना पड़ता है। मतलब पहले राइट है, राइट चक्कर लगाना है, फिर लेफ्ट में ऐसा घुमाना है। उसको अबर और नबर बोलते हैं। 5वें दिन से जीवामृत उपयोग के हेतु तैयार हो जाता है। ऐसे तो मैं, मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव कि 9वें दिन ये ज्यादा असर करता है ठंडियों में। गर्मियों में तो 5 दिन में हो जाता है। इसको फसल पर स्प्रे नहीं करें। फसल, मेरा मतलब बागवानी फसल पे स्प्रे नहीं करना है इसको। फसल पे तो स्प्रे करना ही पड़ेगा। तो पहली बार जब युवा का उपयोग यदि आप कर रहे हो तो महीने में 2 बार जीवामृत देना आवश्यक है। 1 बार माह में, और फिर 1 साल बाद माह में 1 बार भी जीवामृत दे सकते हैं। जीवामृत देने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो अभी हमने 200 लीटर जीवामृत बनाया है, इसमें से 1 लीटर जीवामृत लेंगे और 10 लीटर पानी मिला के 3 तरह से सिंचाई के पानी के साथ दे सकते हैं। 2 पेड़ों के मध्य में सतह पर डाल सकते हैं। वो खड़ी फसल जो है, जिसमें कि बहाव जरूरी नहीं कि पानी के साथ साथ बराबर जाए, वहां फसल पे स्प्रे भी कर सकते हैं। तो जब जो हम पौधों पे देते हैं तो जीवामृत देने के लिए एक खास चीज की बहुत आवश्यकता होती है कि दिन के 12 बजे जब सूर्य हमारे सिर पे होता है, तब जो पेड़ की जो छाया पड़ती है, वहां एक अनुमानित हम गोल चक्कर बना लेते हैं पेड़ की छाया का, और उस छाया पे ही जीवामृत देना चाहिए। बाहर जीवामृत देंगे तो भी कम उपयोग आएगा, और उस छाया के बीच में, पास में देंगे तब भी वो जड़ों को इतना के पास नहीं पहुंचेगा और उसका भरपूर लाभ हमें नहीं मिलेगा। तो ये चीज हमको एक बहुत विशेष तौर से ध्यान रखना है कि पेड़ों पे जब भी हम जीवामृत दें, पहले 12 बजे, 12 बजे जाके देख लें और एक कल्पना में एक सर्किल बना लें, और उस सर्किल में ही जीवामृत हम दें, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट उसका आता है। अब जीवामृत भूमि में कब डालना चाहिए? जीवामृत भूमि में तब डालना चाहिए जब वहां पर्याप्त नमी हो। यदि पर्याप्त नमी नहीं है तो फिर दिन में जीवामृत का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर हमको शाम को जीवामृत देना चाहिए, क्योंकि जीवामृत वाष्पीकृत नहीं होना चाहिए। और जीवामृत की विशेष परिस्थिति है जो जब वो सर्वोत्तम कार्य करता है, वो है 24 डिग्री से 32 डिग्री जब तापक्रम होता है। 24 डिग्री से 32 डिग्री जब तापक्रम होता है, तब जीवामृत को हमें देना चाहिए। ह्यूमिडिटी 65 से 92% तक होती है, तब जीवामृत बहुत ही अच्छा काम करता है। और दूसरी चीज जो मैं उसके बारे में कुछ कभी समझ नहीं पाया हूँ, मैं लिखा हुआ तो मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, कि दोपहर में जब सूर्य की प्रखरता 5000 से 10,000 कैंडल पावर होती है, तब जीवामृत, मतलब जीवामृत उस समय देना चाहिए। और जीवामृत ज्यादा कब उपयोग करना चाहिए? जब सूर्य दक्षिणायन काल में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। और दक्षिणायन काल आता है हमारा 21 जून से 20 दिसंबर तक। बागवानी में प्रतिवर्ष पौधा प्रति साल 1 लीटर, कैसे 1 लीटर? 1 लीटर जीवामृत 10 लीटर पानी मिला के पौधों में देना चाहिए।
दूसरे साल 2 साल का पौधा है तो 2 लीटर, और 3 साल का पौधा है तो 3 लीटर। ऐसे हमको कम से कम 5 साल तक जीवामृत का उपयोग बागवानी में करना चाहिए। 5 साल के बाद वैसे तो आवश्यकता नहीं रहती है, किंतु यदि आप जीवामृत को अपना धर्म बना लें कि हमें देना ही है जीवामृत, तो 10 साल तक यदि आप देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। अब जीवामृत में कुछ चीजें और हमें ध्यान देना है। जीवामृत में हमें देसी गाय का गोबर ही लेना चाहिए। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि हमारी देसी गाय की जो आंत है वो 1700 से लेकर 2000 मीटर तक लंबी होती है, और उसमें जब अन्न जो है पचता है, फर्मेंट होता है, तो धीरे धीरे करके उसके सब बदबू निकल जाती है। और जो हमारी हॉल्स्टीन गाय या जर्सी यानी विदेशी जो गाय हैं, जो कि वास्तविकता तो मुझे नहीं पता है, हमारे ऐसा लोग बोलते हैं कि सुअर को हाइब्रिड करके बनाई गई है, उनकी आंतें काफी छोटी होती हैं और उसमें भोजन ठीक से परिपक्व नहीं होता है, और वो गोबर के रूप में निकल जाता है, जिसमें कि मीथेन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। और हमारी देसी गाय का जो गोबर होता है उसमें मीथेन की मात्रा काफी कम होती है। तो जब मीथेन की मात्रा काफी कम होती है तो जीवाणु जो है काफी ज्यादा पैदा होते हैं और बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें देसी गाय का गौमूत्र और देसी गाय का ही गोबर लेना चाहिए। किसी भी हालत में हॉल्स्टीन गाय का, भैंस का गोबर लेने में जीवाणुओं की संख्या में उतनी बढ़ोतरी नहीं होती है जितनी हमें जीवामृत के जरिए चाहिए होती है, और फिर उसके रिजल्ट भी उतने नहीं होते हैं, और फिर हम थक हार के बोलते हैं यार इसमें तो कोई फायदा नहीं है, फिर हम खेती की तरफ ध्यान देना कम कर देते हैं। तो ये जीवामृत हमको बनाना बताया था श्री पद्म श्री हैं श्री सुभाष पालेकर जी, जिनके कि हमने 2-3 मतलब उनके कैंप हमने अटेंड किए 6-6 दिन के। अब अभी एक और भी है श्री ताराचंद बेल जी, आपने सबने नाम सुना होगा। उन्होंने सजीव जल बनाया। सजीव जल में वो गोबर, गोमूत्र और बेसन नहीं डाल के मट्ठा डालते हैं या दही डालते हैं, बाकी की सब क्रिया वही की वही रहती है। इसका उपयोग थोड़ा सरल होता है, क्योंकि गोबर बेसन नहीं डालने से फर्मेंटेशन कम होता है, और ये इसको ज्यादा छानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मगर मैंने देखा है बहुत ज्यादा उसमें भी अंतर नहीं है, किंतु मेरे हिसाब से बेसन डालना यानी दाल, किसी भी दाल का बेसन डालना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसी तकनीक में बहुत से लोगों ने अलग अलग नाम से, किसी ने अमृत जल, किसी ने अमृत पानी, सुभाष शर्मा जी ने अमृत पानी बनाया है, और किसी ने अमृत जल बनाया। ये सब एक ही प्रकार का है, प्रोडक्ट है, और उसका नाम है जीवामृत। तो बहुत ज्यादा उन पे अपन बात नहीं करके अब आगे के मैं 2 जीवामृत और जो मेरे विशेष तौर से मुझे पसंद आए हैं। केरल के टी नटराजन साहब ने एक पंचगप तकनीक बनाई है, वो भी एक प्रकार का जीवामृत है। बनाने की विधि तो थोड़ी सी कठिन है उसकी, किंतु उसको काफी दिनों तक रखा जा सकता है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और बहुत कम मात्रा में उसका उपयोग करते हैं। उसको पंचगव्य बोलते हैं। अभी हमारे सदन में विजय कुमार जी भी जुड़े हैं, जिन्होंने नवरत्न करके बनाया था। उनको फोन भी किया था, किंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया मेरा, तो अभी उसका मैंने उपयोग नहीं किया। मगर मैं पंचगव्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, उसको कैसे बनाना है। और उसको एक्चुअली पंचगव्य बनाना थोड़ा महंगा काम है, तो मैंने उसमें अपने दिमाग लगा के उसको किस तरह से सस्ता बनाया है, और उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है। तो पंचकप पहले हम बनाते हैं तो 10 किलो गाय का गोबर ले लेते हैं, 1 किलो देसी गाय का घी चाहिए रहता है, 10 किलो गोमूत्र चाहिए रहता है, 10 लीटर पानी लेना है। किंतु मैं पानी का उपयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि पानी के उपयोग कर देने से कभी कभी जब वो अच्छे से मिश्रण नहीं होता है तो उसमें इल्लियां आ जाती हैं।
3 kg दूध, 2 किलो दही, 3 kg गुड़ या शहद और 12 नग केला और 1 लीटर नारियल का पानी लेते हैं। इसको हम 4 या 5 स्टेप में बनाते हैं। पहला स्टेप है इसका, 10 किलो गोबर में 1 किलो घी मिला के उसको अच्छे से रगड़ के और आटा जैसे गूंद के और उसको छाया में ढककर 3 दिन के लिए रख देते हैं। तो घी और गोबर दोनों मिलके एक सार हो जाते हैं और उससे बहुत अच्छी भीनी भीनी सी सुगंध आना शुरू हो जाती है तीसरे दिन में। फिर उसके बाद उसमें 10 किलो गोमूत्र मिला देते हैं। 10 किलो गोमूत्र मिला के इसको फिर एक मिट्टी के बर्तन में या लोहे के बर्तन में, प्लास्टिक यदि अवॉइड कर सके तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो प्लास्टिक के बर्तन में भी रख सकते हैं अपन। और फिर 15 दिन के लिए इसको रख देते हैं। तो ये फिर इस मिश्रण में 3 kg दूध मिलाकर फिर 2 दिन रखते हैं। 15 दिन बाद मतलब 18 दिन तो यही होगा गोमूत्र मिलाकर रखने के बाद। फिर उसमें 19वें दिन 3 किलो दूध मिलाते हैं और फिर 2 दिन रखते हैं। मिलाने की क्रिया ये हमेशा अच्छे हाथ से रगड़ना है। जब गोमूत्र डाल देते हैं तो डंडे से इसको चला देते हैं, हो जाता है। उपरोक्त मिश्रण को में 2 किलो दही 2 दिन बाद है, मतलब 20वें दिन 2 किलो दही, 12 केले, 3 किलो शहद और 1 लीटर नारियल पानी प्लस 1 किलो महुआ डाल के फिर हम इसको 30 दिन तक ढककर रख देते हैं। और 30 दिन बाद ये जीवामृत लगभग 60 दिन में लगभग तैयार होता है। सॉरी, जीवामृत का नाम बोल रहा हूँ, पंचगव्य 60 दिन में लगभग तैयार होता है। किंतु इसका उपयोग हम 2 साल तक कर सकते हैं। अब इसमें हमने देखा कि गाय का घी, यदि शुद्ध देसी गाय का घी लेने जाओ तो 1000 रुपए किलो से कम नहीं मिल रहा कहीं भी, 1000 भी कम ही है। और शहद भी 500 रुपए किलो है। तो मैंने इन सब दोनों का विकल्प निकाला है। देसी गाय के घी की जगह हमने महुआ जो गुल्ली होती ना, उसका घी ले लिया है। वो महुआ का घी तेल भी जम जाता है और वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और उससे एक फायदा और होता है कि हमारा पंचगव्य जो है गुल्ली कीटनाशक का भी काम करने लगता है। दूसरा, हमने शहद की जगह राब या देसी गुड़ का ही उपयोग किया है, ताकि हम इसको कम से कम, क्योंकि एक तो बनाने की झंझट, दूसरा महंगा, तो कौन किसान इसका उपयोग करेगा? वो तो फिर जाएगा मार्केट से खरीद के ले आएगा। इसलिए हमने इसको पंचगव्य में थोड़ा परिवर्तन किया और रिजल्ट लगभग वैसे ही है। ये 3 kg पंचगव्य को हम 100 लीटर पानी में मिलाकर माह में एक बार किसी भी विधि से उपयोग कर सकते हैं। यह पानी मिला पंचगव्य 100 ग्राम प्रतिदिन यदि हम गाय को पिलाते हैं तो गाय बहुत स्वस्थ रहती है। और पंचगव्य का उपयोग हम स्वयं को भी करना चाहिए। यानी 10 ml पंचगव्य छाना हुआ हम 1 या 2 लीटर पानी में मिलाकर प्रतिदिन उपयोग करते हैं तो ना तो कोई बदबू आती है उसमें और ना कोई परेशानी आती है। और हमने देखा कि हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करता है और हम खुद भी स्वस्थ रहते हैं। ना हाथ पैर दर्द होता है, ना किस तरह की बुखार है किस तरह की आती है। तो पंचगव्य गाय के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। मैंने देखा कि गाय एकदम तंदुरुस्त रह रही है उसमें। और खाना भी बहुत जम के खा रही, बीमार भी कुछ नहीं पड़ती है। और ये 40 kg पंचगव्य जो है 10 ये जो 40 kg बन जाता है हमारा पंचगव्य, ये हमारा 10 एकड़ खेती के लिए बहुत बहुत उपयोगी हो जाता है और 1 साल तक खराब भी नहीं होता है। अब अमृत के अंतर्गत अभी 2 चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं, एक है बेस्ट डिकम्पोजिटर और दूसरा है गौ कृपा अमृत। ये भी अमृत ही है। अब जिस तरह से अमृत को जमीन में डालने से जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, बेस्ट डिकम्पोजिटर को डालने से जीवाणुओं की संख्या तो बढ़ती है किंतु उतनी नहीं जितनी कि जीवामृत डालने से बढ़ जाती है। किंतु एक बेस्ट डिकम्पोजिटर का एक विशेष फायदा यह है कि यदि हम फसल अवशेष पे बेस्ट डिकम्पोजिटर डालते हैं तो हमारे खेत में एक्टिव कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बेस्ट डिकम्पोजिटर जो है
फसल अवशेष या गोबर की खाद को जल्दी से जल्दी डिकम्पोज कर देता है, उतना जल्दी जीवामृत नहीं कर पाता है। तो बीच में यदि आप 4 बार जीवामृत दे रहे हैं तो एक बार पेस्ट डिकम्पोजिटर का उपयोग भी करें, और एक बार या साल में 2 बार गो कृपा अमृत का भी उपयोग करें, क्योंकि गो कृपा अमृत, अच्छा, बेस्ट डिकम्पोजिटर बनाने का तो बहुत आसान सा है कि इसका कहीं से भी 1 लीटर जामन ले लो आप। 1 लीटर जामन लेके और उसको 200 लीटर पानी में पहले उसमें गुड़ घोल दो, 2 लीटर, 2 किलो गुड़, और 2 लीटर उसमें या 1 लीटर बेस्ट डिकम्पोजिटर डाल दो, और ये 8 दिन के अंदर जो है बेस्ट डिकम्पोजिटर तैयार हो जाता है, जिसका उपयोग कर सकते हैं। गो कृपा अमृत भी एक बहुत ही अच्छा अमृत है, और ये सुतारिया जी ने गिरगो बंसी गिरगो गौशाला से इन्होंने उसको बनाया है, और ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है, और इसका भी बहुत ही सरल तरीका है बनाने का। बस इसमें एक मट्ठा अलग से लगता है, ताजा मट्ठा चाहिए। दो 2 लीटर कल्चर ले लो या 1 लीटर कल्चर ले लो, और 2 किलो गुड़, 2 किलो मट्ठा, ताजा मट्ठा होना चाहिए जो खट्टा ना हो ज्यादा, तब इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। 2 लीटर पानी में मिला दो और सबको एक ड्रम में भर के पहले 10 लीटर मेंटेन करो, फिर 100 कर दो, और तीसरे दिन उसको 200 लीटर मेंटेन करके रख दो। 8वें दिन ये गोकृपा अमृत तैयार हो जाता है। ठंडियों में 10वें दिन तैयार हो जाता है, वहीं से 5, 6वें, 7वें, 8वें दिन में अच्छा तैयार हो जाता है। इसको हम पानी के साथ दे सकते हैं, इसको छानने की झंझट नहीं होती। डिकम्पोजिटर और गोकृपा अमृत में सबसे यदि कोई फायदे की चीज है तो छानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम इसको डायरेक्ट कुएं में डाल के और या ट्यूबवेल में डायरेक्ट डाल के और इसका स्प्रे हम कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा अमृत है। और अभी लगभग 4 माह पहले हमारे एक मुख्य अतिथि आई थी, डॉक्टर सुनीता टी पांडे मैडम। तो उन्होंने एक जो सबसे मेरा प्रिय जीवामृत है वो है कुणप जल, और उन्होंने कुणप जल के ऊपर बात की थी। मैंने सन 16 में सूर्यपाल का वृक्षायुर्वेद पढ़ा था और कुणप जल के बारे में उसको पढ़ा था, किंतु मैंने उसको कभी बना नहीं पाया। कई बार बनाने की कोशिश की तो मुझे कुछ भी रिजल्ट उसके समझ नहीं आ रहे थे, और मैं काफी कोशिश कर रहा था। मैं नैने साहब से मिला था, उन्होंने मुझे समझाया था, मगर फिर भी मैं उसको नहीं बना पाया था। किंतु 6 माह 4 माह पहले अपनी मुख्य अतिथि आई थी डॉक्टर सुनीता टी पांडे, जो उत्तरांचल में यूनिवर्सिटी से थी, यूनिवर्सिटी का नाम भूल गया मैं। तो उनसे फिर मैंने फोन नंबर लिया और उनसे संपर्क किया, और उन्होंने मुझे कुणप जल कैसे बनाते हैं, किस तरह से उपयोग करते हैं, वो बनाने की विधि बताई, और उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। अभी मैंने 2 बार बना लिया है, तीसरी बार बनाने के मेरी प्रतिक्रिया चालू हो गई है। कुणप जल एक ऐसा फार्मूला मिला था, कुछ ना कुछ, जो इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी है, बनाना सरल भी हो गया है। अब एक कीटनाशक भी है, फफूंदनाशक भी है, टॉनिक भी है, जीवामृत का काम भी करता है, जिसका उपयोग करने के बाद भूमि में किसी भी प्रकार की अन्य खाद की जरूरत भी नहीं रहती है। जितने भी जीवामृत आज हैं उन सबका बेसिक भी यही कुणप जल है। अब कुणप जल 2 प्रकार से बनता है, एक मांसाहारी कुणप जल बनता है और एक शाकाहारी बनता है। शाकाहारी कुणप जल का दक्षावेद में तो नहीं था ये लिखा हुआ, किंतु आदरणीय हमारी जो चीफ गेस्ट आई थी, उन्होंने इन पे बहुत इन्होंने और इनके गुरु श्री वाईएस नैनी सर ने इस पे बहुत रिसर्च की और किसानों के लिए एक अमृत या वरदान दे दिया है, जिसका कि मैं आपके पास उपयोग कर रहा हूँ। तो मांसाहारी कुणप जल मैंने एक बार बनाया था, इतनी ज्यादा बदबू आती है, यहाँ तक कि मैं तो खेत में रह रहा हूँ गांव से दूर, फिर भी लोग आ गए थे लड़ने के लिए, भैया तुमने क्या बना दिया, गांव भर बदबू फैल रही है। तो वो उसके विषय में तो हम बात नहीं करेंगे। यदि किसी को पर्सनली जानकारी चाहिए होगी मांसाहारी जो है, तो मेरे से फोन से संपर्क कर लेंगे, और हम जो है
वो विधि भी मैं आपको बतला सकता हूँ। तो मैंने सुनीता दीदी से, मैडम से विनती करी और कुणप जल बनाने का फार्मूला उन्होंने मुझे भेजा। मैंने उसका उपयोग किया। कुणप जल का मतलब होता है बहुत अधिक सड़ांश या बदबू वाला पदार्थ। अब हर्बल कुणप जल बनाने की विधि मैं आपके सामने रख रहा हूँ और तो उपयोग का तरीका बतलाऊंगा। तो इसमें 15 किलो गाय का गोबर चाहिए रहता है, गोमूत्र भी 15 लीटर चाहिए रहता है, गुड़ 2 किलो चाहिए रहता है। इसमें बेसन नहीं चाहिए, अंकुरित साबुत उड़द चाहिए रहता है 2 किलो। ये बहुत विशेष बात है। साबुत अंकुरित उड़द 2 दिन, एक दिन पानी में भिगाइए, दूसरे दिन कपड़े में लपेट कर रखिए, तीसरे दिन जो है अंकुरित हो जाती है उड़द और अच्छे अंकुर निकल आते हैं, वो ही चाहिए। सरसों या नीम की खली 2 केजी चाहिए है। स्थानीय खेत के खरपतवार, स्थानीय खेत जहां भी हम कुणप जल का उपयोग करेंगे, जहां हमें परेशानी है, वहां के खरपतवार हमें 20 किलो लेना है और वो भी काट कर बारीक लेना है। और ये 2 चीजें इसमें बहुत विशेष हैं कि अंकुरित मूंग लेना है 2 किलो और खरपतवार 20 किलो हमको काट के लेना है, जिसमें सब तरह के खरपतवार पूरे खेत में कहीं से भी काट लो, आप 20 किलो उनको मिला दो। क्योंकि जो खरपतवार होते हैं इसमें भी बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं जो कीटनाशक होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो फंगिसाइड होते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो टॉनिक का उपयोग करते हैं। यदि कीटनाशक और अच्छा, यदि आपके यहाँ कीट का ज्यादा प्रकोप होता है तो इसमें थोड़े से नीम की पत्तियां काट के जरूर मिला दें आप। इसमें 500 ग्राम धान की भूसी भी मिलाते हैं। धान की भूसी जब मिलाते हैं तो उसको पहले हम उबाल लेते हैं पानी में। पानी में उबाल लेते हैं उसको, और उबालने के बाद पानी उबाल लेते हैं और उबालने के बाद उसको सुखा लेते हैं और सुखा के फिर उसको इसी कुणप जल में मिला देते हैं। इसमें सिलिका ज्यादा होती है और जो कि बीजों के अंकुरण में, कीटनाशक में, पौधों के रोगों में को कीटों से बचाती है। यदि इसमें 200 लीटर यदि हम कुणप जल बनाते हैं तो इसमें 2 लीटर छाछ और 2 लीटर दूध भी डालना चाहिए। और ये कुणप जल बनाते हैं तो गर्मी में 10 से 12 दिन में बन जाता है और सर्दी के मौसम में 20 से 25 दिन ये कुणप जल ले लेता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे 3 बार छान के इस कुणप जल को 6 से 12 महीने तक रख सकते हैं। ये इसकी बहुत, जितने भी हम दूसरे जो जीवामृत हैं उनको हम बहुत ज्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं। डिकम्पोजिटर का उपयोग 1 महीने के अंदर कर लेना चाहिए। गौ कृपा अमृत जो है ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर कर लेना चाहिए और जीवामृत 9 से 12 दिन के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए। तो उस हिसाब से ये जो कुणप जल बनता है, हर्बल कुणप जल, हर्बल कुणप जल को हम 6 से लेकर 12 महीने तक उपयोग कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरह की खराबी नहीं आती है, क्योंकि बाकी किसी भी उसमें नहीं होता। इस कुणप जल के पास किसी भी प्रकार के कीटनाशक, फफूंदीनाशक, कोई भी जैविक पदार्थ, मित्र जीवाणु जैसे ट्राइकोडर्मा या बवेरिया आदि भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुणप जल को 1 भाग कुणप जल और 10 भाग पानी मिला के स्प्रे करना चाहिए। 10 भाग नहीं, लगभग 100 भाग। 10 भाग तो जीवामृत का होता है, इसको लगभग 50 से 100 भाग कुणप जल जो है हमें उपयोग में लाना चाहिए। इसको हम पानी के साथ बहा कर दे सकते हैं, फसल पे स्प्रे कर सकते हैं, या सूर्य कोटि सिद्धांत से हम फसल के चारों तरफ डाल सकते हैं। तो आज मेरे पास बताने के लिए इतना ही था। अब किसी भी तरह से और भी इसके बारे में कोई पूछना चाहे
तो पूछ सकते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम खेती की शुरुआत करते हैं तो हमें अपनी जमीन का को शुद्ध करना, सात्विक करना बहुत आवश्यक होता है। तो सब जमीन को शुद्ध और सात्विक करने के लिए हमें भस्म का उपयोग करना चाहिए। और अग्निहोत्र भस्म का उपयोग यदि हम करते हैं तो बहुत ही जल्दी हमारी जमीन जो है एसिडिटी उसकी खत्म हो जाती है और अल्कनिटी भी नहीं रहती है, और वो उसका पीएच 7 के आसपास हो जाता है। और पीएच जब 7 के आसपास होता है तो वो जमीन शुद्ध हो जाती है, अमृत के समान हो जाती है। और उसमें किसी भी जीवामृत या कोई भी केमिकल की खाद भी हम जब डालेंगे ना, 7 के पास पीएच हमारा आ जाएगा तो बहुत तेजी से अफेक्ट करेगी। तो उसके लिए हो सके तो आप लोग अग्निहोत्र करिए। यदि अग्निहोत्र नहीं कर सकते हैं तो एक मिट्टी का घड़ा लीजिए, उसमें कंडे भर दीजिएगा। कंडे भर के बीच में एक लेयर कंडे की लगिए रखिए, एक लेयर के बाद फिर थोड़ा सा घी 1 चम्मच और थोड़े से चावल उसमें डाल दीजिए फैला के। फिर दूसरा लेयर कंडे की रखिए और उसमें घी और चावल डाल दीजिए। और उसके बाद उसको कम से कम 1 दिन तो हम कर ही सकते हैं। सूर्योदय के टाइम एक अग्निहोत्र का मंत्र बोल के, बिना मंत्र के भी हम उसमें कर देंगे, और जो राख बनेगी उसको हम हमारे पूरे खेत में चाहे तो ऐसी छिड़क दें या पानी के द्वारा छिड़क दें, तो हमारी जमीन जो है शुद्ध हो जाएगी, बेकार रहित हो जाएगी। और उसके बाद हम जिस भी चीज का उपयोग करेंगे वो बहुत तेजी से काम करेगी। तो पहले जमीन को शुद्ध करना भस्म के द्वारा बहुत आवश्यक है मेरी नजरों में। फिर हमने एक दो टॉनिक भी बनाए, सोयाबीन टॉनिक बनाए, वो भी कुणप जल से मिलता जुलता है। तो इतना मेरा उद्बोधन था। आशा है कि मेरे मित्रों को मेरे अनुभव पसंद आए होंगे। अब यदि आपके पास किसी तरह का कोई प्रश्न है कुणप जल या जीवामृत से संबंधित, तो मैं उनका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। धन्यवाद। सदन को ओम। गणेश जी आप सब पे कृपा करें, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। जी आपने बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आज ये कार्यक्रम के 871वें दिन दिया है। हमारे बीच में हैंड रेज हुए हैं। तो मैं चाहूंगा आदरणीय सुमित वर्मा जी, शरद वर्मा जी, भगवान दास कुशवाहा जी, 3 हैंड रेज है। तो मैं सबसे पहले भगवान दास जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना संवाद करें। आदरणीय सुमित वर्मा जी। जी धन्यवाद। नमस्कार प्रदीप जी। मेरा प्रश्न ये था कि अब आपने जो कुड़प जल का फॉर्मूला बताया, इस सभी का अपने पास लिखित में कुछ है क्या, या पीडीएफ होगा तो जरा शेयर करेंगे। हाँ, ये लिखित में दक्षा वेद में भी लिखा हुआ है, वो भी है मेरे पास। और अभी जो हमारी दीदी आई थी, मतलब हमारी प्रोफेसर थी, वो सुमित्रानंद विश्वविद्यालय की, उन्होंने मुझे उसका पूरा 10 पेज का साहित्य भेजा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिख रहा है क्या, हर्बल कुणप जल? तो ये हार्ड कॉपी है आपके पास? तो मैं आपके पास ये फोटो कॉपी करके और आपके पास फोन से भेज दूंगा। अच्छा। और दूसरा प्रश्न ये था कि जो गोबर का मिलाना होता है वो कैसा है, मतलब ताजा गोबर होना चाहिए या कुछ पुराना होना चाहिए, या हमेशा पृथ्वी? कभी भी किसी भी जीवामृत कोई भी बनाएंगे, उसमें गोबर हमेशा ताजा ही चाहिए। गोमूत्र जितना पुराना पुराना उतना चलेगा, किंतु गोमूत्र गोबर तो हमेशा ताजा चाहिए। क्योंकि जब ताजा गोबर रहता है ना, तभी उसमें बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होती है। और जैसे जैसे गोबर सूखते जाता है और बैक्टीरिया की संख्या बहुत कम से कमतर होते जाती है। और हमारा उद्देश्य है कि हमें बैक्टीरिया ज्यादा चाहिए।
तो हम्म, गोबर हमेशा ताजा और थोड़ा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिला देना चाहिए। वैसे तो 1 से 7 दिन तक का ठंडियों में गोबर चल जाता है और गर्मियों में 1 से 3 दिन का चलता है, मगर यदि रोज प्रतिदिन का गोबर आप उपयोग करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा और ज्यादा अच्छा होगा। जी जी। और ये सभी जो जलीय जो रसायन बनाने का जो भी होता है, मोस्टली मैंने देखा कि कई बार इल्ली कीड़े लग जाते हैं, तो वो हमसे क्या गलती हो जाती है या फिर कैसे बचाव हो सकता है उसका, जीवामृत हो या कुछ रसायन? कीड़े लग जाने में एक्चुअली जी जी। किस चीज में आप जीवामृत की बात कर रहे हैं क्या? जीवामृत भी है और जैसे कुछ रसायन भी बनाते हैं तब भी समस्या आती है। देखिए, हम जो बैक्टीरिया पैदा कर रहे हैं ना, जब तक हाँ बैक्टीरिया हाँ। है तब तक कीड़े नहीं लगते हैं उसमें। तो हमें ओके। हम क्या करते हैं, बना के और उसको भूल जाते हैं। यदि हम हाँ उसको हाँ। उपयोग नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें उसमें गुड़ और बेसन फिर से डालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। बीच बीच में 1 सप्ताह यानी 5-6 दिन में हमने उपयोग नहीं किया जीवामृत का, तो हाँ हाँ। उसमें फिर सफेद कीड़े आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें फिर 2 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन फिर डालना पड़ेगा। तो जी जी। जीवाणु को खाएंगे और जीवाणु जब तक हैं हाँ घोल में, हाँ। तब तक कीड़े नहीं आते हैं। अच्छा। कीड़े तभी आते हैं जब जीवाणु की संख्या खत्म हो जाती, कम हो जाती। जी जी। तो और उसके लिए आखिरी हमें फिर प्रश्न ये से था। बीच में उसको रिचार्ज हाँ करना हाँ। पड़ता है। रिचार्ज में गोबर और थोड़ा बेसन डाल सकते हैं आप उसमें। वो जी जी। सॉरी, गोबर नहीं, गुड़। जी गुड़ जी। अकेले डाल देने से भी काम चल जाता है, किंतु प्रोटीन उनका भोजन है तो वो तो आपको डालना जी। पड़ेगा। इसलिए हाँ हाँ। थोड़ा सा 1 किलो गुड़ 200 लीटर में कम से कम 2 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन फिर से डालेंगे आप, कीड़े नहीं लगेंगे। और ये जीवामृत में जो गुड़ की जगह मीठे फल का बीज जो देते हैं, वो कितना असरदायक है और क्या हम ले सकते हैं इसमें? फिर से बोलिए। जीवामृत में गुड़ की जगह कुछ मीठे फल भी ले सकते हैं क्या, अगर पपीता जैसा पका हुआ? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं गुड़ की जगह। हाँ हाँ। एक्चुअली गुड़ की जगह कुछ भी ले सकते हैं ना। 1 किलो गुड़ नहीं है तो फिर 10 किलो आप गन्ने को कुचल के डाल सकते हो, हाँ किंतु हाँ। वो भोजन है उनका, हम उनको भोजन नहीं देंगे तो जीवाणु खत्म होते जाएंगे। जी जी। और एक प्रश्न ये था भोजन कि है प्रोटीन, पीएच। हाँ हाँ। और ये कैटालिसिस है गुड़। जी। गुड़ उनका और पीएच। कैटालिसिस समझते हैं ना आप? कैटालिसिस क्या होता है कि जब कोई केमिकल की क्रिया होती है ना, तो वो ओके ओके। धीमी चलती है और उसमें हम एक चीज कोई डाल देते हैं तब वो तेजी से वो क्रिया होने लगती है, वो कैटालिसिस ओके होती है। कैटालिसिस, तो गुड़ भी ओके उसी तरह का काम करता है। जी जी। और पीएच नापने का कुछ अपने पास डिवाइस है क्या, मतलब कैसे नापना चाहिए पीएच वैल्यू? जी, आपकी आवाज बराबर नहीं सुनाई दे रही, फिर से बोलिए। पीएच वैल्यू नापने का कोई डिवाइस है क्या आपके पास? डिवाइस? जल का भूमि का पीएच मान। हाँ, वो तो बहुत बहुत आसान सा काम है। आ, हम्म। उसका एक पीएच पेपर आता है, किसी भी ओके ओके। केमिकल की दुकान पे मिल जाता है, सबसे बढ़िया सस्ता काम है वो। तो हाँ हाँ। उसके लिए आप एक पीएच पेपर ले लो या पीएच लिक्विड भी आता है। तो आप क्या ओके। करो कि आपके अ, ऊपर की जमीन साफ करो और वहां से एक मुट्ठी अ, मिट्टी ले लो। ऐसी 4-5 जगह से, पूरे खेत में से 6-8 जगह से मिट्टी ले लो और उसका एक ढेर हम्म। बना लो। 1 किलो मिट्टी हो जाएगी, उसको अच्छा बारीक करो और फिर हाँ उसको हाँ। इकट्ठा करो। फिर उसके 2 भाग कर दो, एक भाग हटा दो और फिर उस मिट्टी को मिलाओ और फिर उसके 2 भाग करो, फिर एक भाग मिटा दो। जब मिट्टी आपकी 100 ग्राम रह जाए, उसको एक जी। लीटर पानी में आप घोल लो। ठीक है। 1 लीटर पानी में घोलने के बाद उसको 1 घंटे के लिए रख दो। 1 घंटे में मिट्टी जो है नीचे बैठ जाएगी। ओके। मिट्टी जब नीचे बैठ जाएगी तो हाँ उसके हाँ। ऊपर का पानी 100 ग्राम पानी लेके उसमें पीएच पेपर डाल दो आप। तो जी पीएच पेपर में 2 पीएच से शुरू होता है। एसिडिक बहुत ज्यादा लाल होता है, 4 थोड़ा कम लाल होता है, 6 में थोड़ा सा हल्का सा लाल होता है और 7 पीएच जब है वो पीला हो जाता है। 8, 10 और 12 पीएच में ब्लू रंग में पीएच पेपर होता है। पीएच पेपर है एक प्रकार का लिटमस पेपर है। हाँ हाँ। लिटमस मैं पेपर लोकल ही मेडिकल पीएच में पेपर पढ़ा है। था तो मगर नहीं मिल रहा था।
मैं समझता हूँ जबलपुर में तो मिल जाएगा आपको। ओके। वो आपको मिलेगा कहाँ पीएच पेपर? ये केमिकल जो सप्लाई करते हैं ना लोग, जी जी। केमिकल हाँ हाँ। लैब प्रयोगशाला में, बहुत बहुत। उनके पास हाँ हाँ। मिलेगा। और वो मुश्किल जी से जी। 10 रुपए की डिब्बी आती है जिसमें 100 पेपर होते हैं। आप सौ हाँ हाँ। बार चेक कर सकते हैं। और ठीक है नहीं तो ठीक। फिर एक पीएच मीटर आता है, वो ले लो, वो सबसे बढ़िया काम है। वो हाँ 100-200 रुपए का किसी केमिकल से आप ऑनलाइन बुलवा लीजिए आप पीएच मीटर। उसको भी जी जी। वही मिट्टी में घोलिए, पानी रखिए और उसमें पीएच वो पीएच मीटर डाल दो, वो सीधा बता देगा आपका पीएच कितना। वो डिजिटल है और ये जी जी। आपका देखने वाला है। ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद। और जब मिट्टी परीक्षण की बात हो रही है और जीवामृत बनाने की बात हो रही है, तो मैं आदरणीय पवन सर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ पतंजलि पीठ हरिद्वार से, जहाँ से हमारे मिट्टी परीक्षण के किट और सभी किसानों को दिए गए हैं। और इसके बारे में आदरणीय पवन जी बताएंगे। मैं जी आमंत्रित करता हूँ, जी, आप आए और धन्यवाद अपना संवाद। धन्यवाद मंगलाल जी, और आज के मुख्य अतिथि प्रदीप राज वर्मा जी का इस सदन पर पुनः स्वागत। प्रदीप राज वर्मा जी के साथ हमारी कई बार वार्तालाप इस मंच के माध्यम से, और पिछली बार इटारसी में उनके साथ सन्मुख होकर के बातचीत जो हुई है उसका अवसर मिला है। उनके द्वारा मुझे प्रस्तुत किए गए जो छोटी सी किताब है, अभी भी सुरक्षित है संरक्षित है, उसके बारे में भी जब अवसर मिलता है तो जो भी आगंतुक आते हैं उसके बारे में भी बताते हैं। तो आपकी जो प्रयोग करने की जो लालसा है, कामना है, जो आपके प्रयास हैं, इनको भी नमन करते हुए बहुत सुंदर तरीके से आज आपने जीवामृत के बारे में बताया। और कुणाव जल के बारे में निश्चित रूप से मैं भी इच्छुक हूँ कि उसका भी हम प्रयोग करें, और क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई है। जीवामृत की 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाता, लेकिन कुणाव जल जैसा आपने बताया 1 साल तक रह सकता है। तो ये बहुत सुंदर एक प्रयास है। तो इसकी आपकी जो जानकारी, डॉक्टर सुनीता टी पांडे उत्तराखंड के पंतनगर यूनिवर्सिटी की प्राध्यापका है। तो वो विश्वविद्यालय का भी नाम लेना जरूरी है, क्योंकि मैंने भी वहीं से ही पढ़ाई की है। तो बहुत सुंदर आज की वार्ता। और जहाँ तक कि पीएच मीटर की जो आपने दी है, हमने उसको बहुत ट्राई किया। हमने जो स्टैंडर्ड पीएच मीटर आते हैं जो 4-5 हज़ार रुपए के आते हैं, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी मानी जाती है, उसके साथ भी हमने कोशिश की। पीएच स्ट्रिप्स जो है, कागज के स्ट्रिप्स, उसको भी हमने उसके साथ साथ गुणवत्ता उसको परखने का प्रयास किया। जो सस्ते वाले डिजिटल पीएच मीटर्स हैं उसके साथ भी उसको करने का प्रयास किया, लेकिन हमें लगा कि रिजल्ट में काफी वेरिएशन है। क्योंकि एक बार तो हम रिजल्ट देख लेते हैं, लेकिन बार बार जब इसको रिपीट करते हैं तो वेरिएशन नजर आता है उसी सैंपल के साथ। और उसी सैंपल को अलग अलग विधियों से, पेपर स्ट्रिप से, डिजिटल से और अच्छी वाली तकनीक से, इसको करने के पश्चात हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमने एक फिर तकनीक अलग से इजाद की, जो कि काफी सस्ती भी है और किट का एक हिस्सा भी है। और उसमें लगभग 10 मिनट में वो सारे का सारा आपका पीएच को माप लेती है। तो उस विषय पर भी हम आगे चर्चा कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। और लेकिन आपके द्वारा आज अग्निहोत्रा के ऊपर हमारा भी ट्रायल लगने वाला है। इस सदन में स्वामी यज्ञदेव जी आए थे करीब 2 वर्ष पहले। तो उन्होंने एक दिन योग भी कराया था, और उन्होंने अग्निहोत्र के बारे में भी और हवन के बारे में विशेष रूप से अपनी जानकारी दी थी। उनका नाम स्वामी यज्ञदेव है, क्योंकि वो यज्ञ में उनकी विशेषता है, महारतता है। और उन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से कई सारे जो बागान हैं किसानों के, उनके साथ यज्ञ करा के आयश जो राख है उसका इस्तेमाल कृषि में, चाहे वो बीजामृत के लिए हो चाहे अन्य चीजों के लिए हो, तो उसका उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। उसके रिसर्च ट्रायल्स को हम लोग अपने उसमें करने वाले हैं। यदि संभव हुआ हम आगे से भी समय लेते हुए इस मंच पर पुनः उनको बुलाने का प्रयास करें, जिससे कि उनके अनुभव जो उन्होंने आदमी के ऊपर ट्रायल तो उन्होंने बहुत सारे कर लिए हैं, और बहुत सारे उसके रिजल्ट्स भी उनके पास पब्लिश पेपर के रूप में भी उन्होंने उसको कर लिया है। तो आने वाले समय पर उनको बुलाने का प्रयास करेंगे और उनकी बात भी सुनने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज की हमारे योगाहार का जो उत्सव है आज का दिन का,
बहुत सुंदर रहा है। हमारी योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही है। और योग कक्षा में जो हम भजन संगीत, गीत संगीत का जो मिश्रण हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये जो योगाहार यात्रा है, ये धीरे धीरे एक साधारण यात्रा नहीं रह के एक आध्यात्मिक यात्रा की तरफ भी हम लोग बढ़ चले हैं। अभी हम पहुंचे तो नहीं है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन कम से कम हमने चलना तो शुरू कर दिया है। इस आध्यात्मिक, अपने स्वयं के अध्यात्म को खोजना, इस पृथ्वी में जीव जंतु को समझना, उनके प्रति एक भाव रखना, और इस धरती माता को बचाना। इस धरती माता जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं और जिसकी वजह से हम स्वस्थ हैं, और इस धरती के स्वस्थ होने की वजह से ही यह प्लैनेट जो हमारी धरती माता है वो भी स्वस्थ ही रहे, ऐसा मानना है। तो इस ये जो यात्रा है हमारी योगाहार की यात्रा, एक धीरे धीरे एक नए रास्ते पर चल रही है, और इसमें हम सब लोग सम्मिलित होकर के अपना योगदान कर रहे हैं। ऐसे इसको देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। ये व्यवहार की यात्रा चल रही है, चल पड़ी है, और ये कहाँ लक्ष्य है, क्या है, इसका कोई पता नहीं। जैसा आपने कहा कि अध्यात्म की ओर बढ़ने लगी है ये यात्रा। जब स्वैच्छिक रूप से आपने, जैसा आपकी मंशा होती है कि हम हर काम स्वैच्छिक रूप से करते हैं, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। जब स्वैच्छिक रूप का आनंद ही लगा रहा है, सभी भाई बहन इसमें अपने मन से आत्मीयता के साथ जुड़ते हैं और जिम्मेवारी के साथ जुड़ते हैं, और ये यात्रा जब चलना शुरू हो गई है, तो ये यात्रा का परिणाम क्या होगा, कहाँ तक जाएगी, और किन किन विषयों पर इसमें चर्चा होगी, ये सब ऊपर वाले के ऊपर है। माँ धरती माता का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय शरद वर्मा जी को कि वो आए और आदि हमारे पृथ्वीराज वर्मा जी से संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय शरद वर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो? आपने हैंड रेज किया था, तो आप आए। और शायद जी शरद वर्मा जी का नेटवर्क नहीं है, तो मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हमारे चीफ गेस्ट महोदय संवाद करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज की कक्षा जो है बहुत अच्छी है, और प्रदीप राज जी ने जो जानकारी दी बहुत अच्छी दी, उनका अभिनंदन करता हूं। और जैसा अभी पवन सर ने बोला वही मेरे मुंह के शब्द है कि इस उम्र में भी आप एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके, और उससे जो भी उसकी मर्यादाएं है, अच्छाइयाँ है, वो खोजने की आप आस रखते हो, बहुत अच्छी चीज है। प्रदीप राज जी, मेरे दो तीन बिंदु है। एक तो आपने जो अंतिम जो बोला कि हर्बल जीवामृत का कुछ नाम दिया, वो नाम मेरे को सुनने में नहीं आया। तो जिसकी कोणप जल। शेल जी कोणप क्या बोला जल। सर? नहीं सुने। कोणप जल। पॉप जल। कोणप जल। अच्छा ठीक है। तो वो कोणप जो तो जल समझ है, आ गया। कोणप। कोणार्क जल, जी। कोणार्क जल। तो वो जो जल है कोणप सर, जल। हाँ। तो वो जो जल है, उसकी बनाने की विधि जो आपने जी। बनाया है वो, और उसकी शेल लाइफ, उसके बारे में, और उसका जो भी आपने बन तो गया, बनने के बाद में जो जो भी फसलों पे आपने प्रयोग किया होगा, कि वो उपयोग, वो उपयोगिता जो हुई, कि क्या दूसरा कोई और उपयोग करना पड़ा, क्या क्या नहीं करना पड़ा, कि अकेले इससे ही काम हो रहा, तो उसके संदर्भ में आप यदि हमको विदित करते तो वो अच्छा रहेगा सदन के लिए भी। और दूसरा कि जैसे आपने जो अलग अलग जीवामृत है, किसकी शेल लाइफ आपने 10-12 दिन बोला, किसकी महीना बोला, किसकी इसकी जैसा 1 साल बोला, तो ये शेल लाइफ टेस्ट करने का कोई तरीका है क्या? और यदि तरीका है तो उसके बारे में विदित हुआ जाए। और ऐसे इसको टेस्ट करने की कोई अगर आपने जो
डॉक्टर पांडे मैडम का नाम रेफरेंस दिया है, ऐसी कोई जो साइंटिस्ट है जो ऐसे शेल लाइफ अलग अलग जो जैविक पदार्थों की बनती है उसको टेस्ट करने के क्या तरीके हैं, क्या है क्या नहीं है उसके बारे में, और उसके प्रिजर्वेशन यानी उसको उसकी शेल लाइफ कैसे बढ़ाई जाए, इस संदर्भ में अगर कुछ काम हो रहा है, क्योंकि उसी में दिक्कत आ रही है कि हर बार 10-15 दिन के बाद में वो बनाना पड़ता है, फिर उसकी शेल लाइफ चली जाती है। तो ये बार बार बनाना, ये करना, ये नई पीढ़ी को थोड़ी तकलीफ हो रही है। पुरानी पीढ़ी तो आपकी हमारी है वो तो बना लेती है, लेकिन इसकी शेल लाइफ अगर बढ़े तो जैविक खेती का मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से हो सकता है। तो इस संदर्भ में भी अगर कोई वैज्ञानिक या कोई काम कर रहा है तो उसका भी नंबर और नाम यदि आप साझा करते हो तो अच्छा रहेगा सर। धन्यवाद। और धन्यवाद सर। इस पे गोविंद उत्तराखंड की जो यूनिवर्सिटी है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, उसमें डॉक्टर SP बेनीवाल और डॉक्टर सुनीता टी पांडे इसकी सेल्फ लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में इसका एक मतलब कहना चाहिए कि चैप्टर ही रखा हुआ है। तो मैं तो उसके बारे में मतलब सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाया जाए या कैसे रहेगी या उसका क्या पैमाना है, ये मेरे पास तो उसका कोई साधन नहीं है। किंतु मैं डॉक्टर SP बेनीवाल जी का और डॉक्टर सुनीता टी पांडे जी का दोनों का नंबर आपको नोट करा देता हूँ, और आप उनसे संपर्क करेंगे। और इस पे वो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, और क्योंकि वो कृषि वैज्ञानिक हैं, बॉटनी बॉटनी के मतलब वो वैज्ञानिक हैं, तो वो मेरी अपेक्षा तो या हम साधारण लोगों की अपेक्षा तो निश्चित रूप में बहुत ज्यादा जानते हैं। और वो वहाँ पढ़ा रही हैं कॉलेज में एग्रीकल्चर विषय पे और कुणप जल पे ही वो पढ़ा रहे हैं वो लोग। तो मैं दोनों का नंबर आपको सेंड कर देता हूँ, या आप मुझसे बाद में ले लीजिएगा, या अभी मैं बोल देता हूँ तो लिख लें आप, या अभी लिख रहे हैं क्या? जी सर। डॉक्टर SP बेनीवाल का लिखिए जी 89 जी 37 8937 00, हाँ 00 जी 5555550। जी और डॉक्टर सुनीता टी पांडे जी का भी लिख लीजिए आप, क्योंकि हाँ, मैंने तो इनसे ही बात की थी, क्योंकि हमारे यहाँ यही आई थी चीफ गेस्ट बन के, और इन्होंने भी कुणप जल के बारे में बात की थी। तो मैं तो बना नहीं पा रहा था किसी तरह से, पहले कई बार कोशिश करी थी मैंने, तो मुझसे तो बन नहीं रहा था, मांसाहारी रूह बना था। मगर इनसे जब मिला तो इनने बनाया, और मुझे पूरा साहित्य भेजा 10 पेज का, तो उसमें मैंने किया। और वो जो आपके क्वेश्चन है वो मतलब मैं उनको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो मतलब तरीका ही नहीं मालूम। किंतु जो मैंने रखा है 3 महीने तक तो मेरे पास है कुणप जल, क्योंकि अभी तो मैंने शुरू किया है कुणप जल बनाना। तो मैंने कुणप जल के बाद बाकी और कोई खाद तो नहीं दिए, किंतु एक बार मैंने ट्राइकोडर्मा जरूर दिया है। तो सुनीता जी का आप नंबर रख लीजिए 94 जी 121 जी 20 20 20735। 735। ठीक है, धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब और आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, और भी अगर किसी जी भाई बहन का कोई सवाल हो, कोई संवाद करना चाहता है तो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है जी आदरणीय रोज। और सर सेल्फ लाइफ की जहां तक बात है, तो उसके लिए रोहिदास जी। एक जीवामृत जी 1 मिनट और लेना चाह रहा हूं मैं। जो सेल्फ लाइफ की जो बात है, यदि हम अपना, क्योंकि हमारा आपने बताया कि युवा जी पीढ़ी बार बार वो बनाना नहीं चाहती और झंझट में नहीं पड़ना चाहती, तो उसके लिए फिर वो घना जीवामृत बना सकते हैं। और घना जीवामृत जो है काफी दिनों तक रखा जा सकता है। किंतु
इसका रखने का यही तरीका है कि इसको गर्मियों में छाए में रखना पड़ेगा, या तो आप पेड़ के नीचे रखिए या शेड में रखिए बनाने के बाद, तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती जाती है। तो घना जीवामृत बनाने का तरीका और मैं बता देता हूँ। 100 किलो गोबर लेना है, उसमें 10 किलो गोमूत्र मिलाना है, उसमें 2 किलो बेसन मिलाना है उसमें, और 2 किलो गुड़ पतला करके मिला के और उसके लड्डू बना के, और ये भी हमेशा सितंबर के महीने से लेकर मार्च तक ही मार्च तक बनाना चाहिए, क्योंकि बाद में ज्यादा गर्मी हो जाती है तो जो हमारे जीवाणु हैं वो बनी मतलब डेवलप नहीं हो पाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जीवाणु हमने बनाया और लड्डू गोबर जो मैंने सामग्री बनाई इसको सबको मिला के और बनाया, और उसको जो है सुखा लेते हैं। सुखाना हमेशा छाया में है, धूप में नहीं सुखाना। जब हम छाया में सुखाते हैं तो जो हमारे जीवाणु है कंबल ओढ़ के और सो जाते हैं, और जैसे ही जब नमी मिलती है इनको तो ये सक्रिय हो जाते हैं। तो जो जीवामृत में परेशानी महसूस करते हैं वो घना जीवामृत बना के उपयोग कर सकते हैं, सरल भी है, और उसको तो 1 साल के 2 साल भी उपयोग के बाद भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसा हमको पालेकर जी ने बताया था। और मैं जो है श्री श्री रविशंकर महाराज जी के मैंने एग्रीकल्चर का टीचिंग कार्यक्रम किया था, तो उन्होंने मुझे जैविक एग्रीकल्चर टीचर की नियुक्ति भी करी है, और मैं मतलब थोड़ा जब भी मौका मिलता है प्रशिक्षण भी देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद सर। तो जीवामृत ना बनाए तो घना जीवामृत बना के रखें, किंतु घना जीवामृत उपयोग तभी होता है जबकि नमी दोनों आपने पर्याप्त बता हो। दिया। घन जीवामृत और जीवामृत दोनों का आपने बता दिया है कि अपने अनुसार किसान भाई अपना बनाएं और प्रयोग करें। सरल विधि बता दी है, और किसान भाई निश्चित है प्राकृतिक जैविक खेती की ओर मुड़ रहे हैं, बना रहे हैं, और एक प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपाय आज आपने बताया। आदरणीय रोहिदास कुमार जी अपना सवाल कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, आपका स्वागत है। अनम्यूट कर लें आप रोहिदास जी। चलिए, रमेश चंद मेहरा जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं वो आए और आज के चीफ गेस्ट महोदय संवाद करें। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं केवल रमेश चंद मेहरा जी की आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को आ रही है? जी आ ओम, रही है, आ रही आवाज। तो सर हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने घनामृत पे जो है एक अलग तरह से उपयोग किया। उनका कहना यह है कि घनामृत में यदि हम गोमूत्र और मही का उपयोग करते हैं तो ये ज्यादा उपयोगी हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। और वो कहते हैं कि 7 दिन में ही ये बन जाता है। तो इसमें आपका क्या क्या सुझाव? हमारे राकेश जी जो हैं, राजेश जी बरेली से है, उन्होंने इसका उपयोग करके और बनाया भी है और खेत में उपयोग भी किया है। जी ओम। आप घना जीवामृत की बात कर रहे हैं क्या? जी जी जी। तो घना जीवामृत एक्चुअली कई तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे हम गोबर गैस की सैलरी आती है ना, उससे जब हम घना जीवामृत बनाते हैं तो उसका उपयोग हमें जल्दी करना है, किंतु हम बात कर रहे थे कि प्रिजर्वेशन कितने ज्यादा दिन तक रखें, कितने ज्यादा दिन तक रख के हम उपयोग कर सकें। उसके लिए हम घना जीवामृत जो बना रहे हैं उसको आपको छाया में सुखाना ही पड़ेगा, और छाया में सुखा के बोरी में भर के रखेंगे। आपको जब भी जरूरत होगी आप उसको बारीक करके खेतों में डालेंगे। किंतु आप जिस जीवामृत की बात कर रहे हैं, हम गोबर से भी घना जीवामृत बना सकते हैं। डायरेक्ट 100 किलो गोबर ले लिया और उसको बेसन और गुड़ मिला के और गौमूत्र और मठा मिला के और ढक के रख दिया, 7 दिन बाद हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसका उपयोग तो हम जीवामृत के तरह भी कर सकते हैं। तो वो तो जीवामृत ही हो गया एक प्रकार का, किंतु वो अच्छी बात है। मगर मेरा कहने का मतलब यह है कि हम को प्रिजर्वेशन हमारा मुख्य पॉइंट था अभी, कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा दिन तक इसको कैसे रखें, वो वहां परेशानी आ रही थी। जी जी जी।
जी, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है युवाहर कार्यक्रम में। और किसी किसान भाई का कोई संवाद हो घन जीवामृत और जीवामृत के ऊपर बनाने की विधि, रखने की विधि, प्रयोग करने की विधि को लेकर के कोई मार्गदर्शन चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, अपना अनुभव बताना चाहते हैं, आदरणीय सुमित वर्मा जी। हाँ, पृथ्वीराज जी, ये प्रश्न था कि जैसे कि नियम से जो लिखा होता है कि ये चीज इतने दिन बन गया है, ये चीज इतने दिन बन गया है, मगर हमारे पास हम भी कुछ अपने से जान सकते हैं क्या कि ये जैसे जीवामृत तैयार हो गया है या नहीं हुआ है? जैसे कागज में लिखा है कि 5 दिन में बन जाएगा, 7 दिन में बन गया है, मगर देखने से पता चलता है क्या कि ये घन जीवामृत कभी बना है या नहीं बना है, या जीवामृत क्या उसके संकेत हो सकते हैं? जीवामृत देखिए क्या होता है, जीवामृत मैच्योर्ड होता है 5 से 6 दिन में। और आप जब जाएंगे उसमें तो उसमें से बुलबुले निकलना शुरू होते हैं हर दिन। पहले दिन से जैसे आपने घोल डाला ना, तो पहले दिन से बुलबुले निकलना शुरू होते हैं। जब अबर नबर घुमाने का मतलब ये है कि वो ज्यादा तेजी से मीथेन गैस निकल जाए उसकी। और 5वें या 6वें दिन के बाद उसमें से गैस निकलना बंद हो जाती है, बुलबुले निकलना बंद हो जाते हैं। तब हम समझ जाते हैं कि हमारा जीवामृत पक्के तैयार हो गया है। और घना जीवामृत को तो उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमें कम से कम 15 दिन सुखाने में लगते हैं। घना जीवामृत को जब भी हम सुखाते हैं ठंडी के, मैंने बताया आपको कि सितंबर के महीने से लेके फरवरी एंड तक सुखाते हैं। वो रहता है ठंडी का महीना, ठंडी में, और हमें धूप में सुखाना नहीं है। तो छाया में सुखाना, तो उसमें कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं सूखने में। तो उसमें तो कोई जरूरत नहीं है कि वो मैच्योर्ड हुआ कि नहीं हुआ, वो अपने आप ही होता है। उसका बुलबुले निकलते हुए नहीं दिखाई देते। किंतु जीवामृत में जब तक बुलबुले निकले, गैस निकले, यानी मीथेन गैस जब तक डिकम्पोज ना हो, तब तक वो मैच्योर्ड नहीं हुआ, ये हमें मानना चाहिए। नहीं तो खेत में एसिडिटी बढ़ जाएगी। जी जी। आदरणीय महेंद्र साहब ने जो है हैंड रेज किया है, वो अपना संवाद करें। जी सर, समन सभी से सदस्यों को मेरी ओर से नमन। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। जो आपने जीवामृत का बताया था सर, तो उसमें दोनों तरफ को घुमाने का बताया था, लेकिन हम अभी तक जो केवीके से और मैं जितने जुड़े हुए हैं, में मार्गदर्शन मिला है कि सिर्फ उसको एक ही सुई आकार में ही घुमाना है। तो सर, इस पे ही थोड़ा सा मुझे पूछना था, क्या दोनों तरफ घुमाना है कि एक ही? जो अभी तक हम जीवामृत बना रहे हैं, 3-4 साल से हम भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं सर, तो मुझे भी एक कीवी के बनखेड़ी गोविंद नगर से जुड़ा हुआ हूँ सर। मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ, लेकिन मुझे अभी तक बताया गया कि जीवामृत को सिर्फ सुई आकार में ही घुमाना है। ये हो सकता है कि उन्होंने ऐसा बतलाया हो। मेरे हिसाब से, मतलब मेरे को जो पता है उसके हिसाब से, तो अबर नबर घुमा देने में, घुमाने का क्या फायदा, मतलब घुमाने का मतलब ये है कि जीवाणु मल्टीप्लाई हो आपस में, और मीथेन गैस ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले। घुमाने का तात्पर्य यही है। हम ऐसे पड़ा रहने दे सकते हैं उसको, किंतु जब हम घुमाते हैं ना, तो उसमें मीथेन गैस जल्दी निकलती है, और जीवाणु आपस में मतलब एक बॉन्ड बना के आपस में मिलके बहुगुणित होते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो मेरे मेरे ज्ञान के हिसाब से तो अबर नबर दोनों तरफ घुमाना चाहिए। और मैं को आपने जिज्ञासा भरी है, तो मैं भी इसको और कहीं से खोजूंगा कि हो सकता है मैं जो कर रहा हूँ वो गलत हूँ। किंतु मुझे पालेकर जी ने जो बताया वो तो अबर नबर ही बताया था उन्होंने। और इसके बाद ताराचंद बेल जी का भी मैंने प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने भी अबर नबर घुमाने का बतलाया था। फिर भी हो सकता है कि कृषि वैज्ञानिकों को कुछ ज्यादा बात हो, तो मैं उस विषय में खुद भी जानकारी प्राप्त करूंगा, और मुझे कुछ जानकारी मिली तो आपको दूंगा। मगर मेरे हिसाब से तो दोनों ही तरफ, अबर और नबर दोनों तरफ घुमाना चाहिए। जी सर, मैं एक और मेरा छोटा सा क्वेश्चन था कि सर, जो जी बोलिए। जमीन में अपन को कार्बन बढ़ाना है, तो इसके लिए कुछ आपने बनाया है क्या, कुछ किया है उस पे?
हाँ, कार्बन की मैंने क्षमता बढ़ाने। मैंने किया है। अ, मुझे अपने सदन में शायद बेनी बेनी जी ने बताया था कि वो एक 17 घन मीटर का एक, जैसे अपन ईंट का भट्टा बनता है ना, ईंट के भट्टे की जो भट्टी बनती है उस तरह की भट्टी बनाना मैंने बनाई थी, मगर वो मेरे सफल नहीं रही। किंतु मैंने उसका एक बहुत सरल सा तरीका निकाला है कार्बन बढ़ाने का। तो कार्बन तो आप जितना आच्छादन करेंगे उतना कार्बन बढ़ेगा, मगर जैविक कार्बन बढ़ाने के लिए आपको लकड़ी का कोयला या कंडे का कोयला, मैं राख की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, भस्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कोयला आपको डालना है। तो कोयला बनाने के लिए लकड़ी का कोयला बनाना बड़ा कठिन काम, लकड़ी मिलती भी कम है। तो मैंने तो जो तरीका निकाला है वो बड़ा सस्ता था। एक मट्टी की नांद जो आती है जिसमें हम पानी भरते हैं, मटका या नांद, वो ले लेता हूँ मैं उसमें, और उसमें कंडे भर देता हूँ, कंडे जला देता हूँ उसको। ये मैंने अभी अभी शुरू किया है, एक आध दो बार ही बनाया है, मगर अच्छा मुझे लग रहा है कि कार्बन उससे बढ़ेगा। तो उसके लिए फिर कंडे भर के बीच में थोड़ा सा घी और चावल भी डाल देता हूँ मैं, और फिर उसको जला देता हूँ। जब वो बिल्कुल सुलग जाता है तो उसमें ऊपर से पानी डाल देते हैं। पानी डाल देने में वो कोयला राख नहीं बन के कार्बन बन जाता है, और कार्बन को हम बिखेर बिखेर देते हैं खेत में। किंतु लकड़ी के साथ हमने जब किया तो वो प्रयोग हमारा सफल नहीं रहा, उतना अच्छा कोयला नहीं बना हमसे। किंतु गोबर के साथ कोयला बना, गोबर का कोयला ठीक बना है, क्योंकि गोबर मतलब थोड़ा ऐसा भुसभुसा टाइप का रहता है, जल्दी से मतलब सॉलिड नहीं है वो उतना, तो उसका अच्छा बन गया है। तो गो कास्ट यदि मिले आपको तो गो कास्ट से बनाइए, नहीं तो गोबर को सुखा के कंडा बनाइए और उसके टुकड़े करके जलाइए, और उसको बंद कर दीजिए ऊपर से। थोड़ी देर बाद जब वो पूरा सिलक जाए बंद कर दीजिए, और फिर जब धुआं निकल जाए तो उसमें पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा बुझा दीजिए आग उसको, तो वो कार्बन कोयला बन जाएगा, कार्बन हो जाएगा। और कार्बन बढ़ाने के लिए तो वही आच्छादन, जितना ज्यादा ज्यादा कचरा आप खेत में डालोगे, बेस्ट डिकम्पोजर डालोगे, उतना डिकम्पोज होगा और कार्बन बढ़ेगा। या हरा चारा बोएंगे आप और खेत में बखर के मिलाएंगे तो कार्बन बढ़ेगा। और ऊपर से डालना तो ये इस तरह से आप डाल सकते हैं। और ये जी प्रयोग भी मैंने अभी मुझे किसी ने बताया था, अपने ये हमारे पास जितना भी ज्यादा ज्ञान है ना वो अपने योगा क्लास से आया हुआ है, बस हम सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें। ये ये बहुत व्यवहार क्लास की महानता है ये, कि हमें सबसे ज्यादा मतलब ज्ञान यहीं से मिल रहा है, और बस उस पर हम किस तरह से प्रैक्टिकल कर रहे हैं और फिर हमारा दूसरों को दे देते हैं। ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो है प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल करने ही से जो है समाधान आता है, उसका अनुभव मिलता है। और हमारे जैसा महेंद्र जी ने सवाल किया है, और ये घुमाने वाली बात, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और आदरणीय शरद वर्मा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और इन तमाम विषयों पर जो आप चर्चा हो रही है इसके बारे में आप अपना संवाद और मार्गदर्शन और अनुभव बताने का कष्ट करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ये हमारी नर्मदापुरम की एक शान है। इनके विषय में जितनी भी बातें की जाए उतनी कम है। और इन्होंने योगा हर कार्यक्रम में बहुत अच्छे लोगों को जोड़ा है, और हमेशा योगा हर कार्यक्रम को इस मंच पे उन्होंने बढ़ाया है। उनकी श्रद्धा की ये मेहनत हमारी नर्मदापुरम की टीम हमेशा उनकी ऋणी रहती है। इस उम्र में भी उनका 3-3 बार इटारसी आ जाना, और अगर कोई उन्हें ग्राफ्टिंग की बात कह दे तो वो 100 काम छोड़ के उस आदमी की ग्राफ्टिंग करने के लिए वो आ जाते हैं। ये उनकी विशेषताएं बहुत सारी। अभी मैं मुख्य अतिथि से कहना चाहता हूं कि वो सदन को बताएं कि कैसे उन्होंने अशोक के पेड़ में आम की ग्राफ्टिंग करी है और वो सफल रूप से बड़ी हुई है। तो उसका थोड़ा सा चित्रण जरूर आप इस सदन में करें। इस योगाहार कार्यक्रम के सभी सदस्यों को मैं बता दूं कि बहुत सारे नए नए प्रैक्टिकल हैं वर्मा जी के, और बहुत सारे अगर सदन में वो समय देने लग जाएं तो मेरे ख्याल वो 2-3 दिन की क्लास पूरी ले सकते हैं, इतना उनके अंदर।
और जो भी वो सदन में सीखते हैं सबसे पहले अपने खेत में उसका प्रैक्टिकल करते हैं। ये उनका अनुभव है। कहीं भी हो हिंदुस्तान में किसी कोने में अगर जेबी की क्लास लगी है और कोई चर्चा चल रही है तो वो जरूर वहां जाके उसका सीखेंगे और उसको अपने खेत में उसको उतारेंगे। ये उनकी क्षमताएं हैं। मैं सादर नमन हूं उनकी क्षमताओं पे। और वो ग्राफ्टिंग के विषय में थोड़ी सी जानकारी दें। और उनका नर्मदा जी का जो संकल्प है कि सारे आसपास के पेड़ों में वो बेरों में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं और वहां जो लोग जो यात्रा करेंगे उनको मीठी बेर खाने को मिलेगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इतना कहकर अब वर्मा जी से चाहूंगा कि वो थोड़ी ग्राफ्टिंग के विषय में जरूर अवश्य बताएं। जी हूँ। आदरणीय शरद भाई को प्रणाम, पूरे सदन को सादर प्रणाम फिर से। और भैया ने बोला कि अशोक में आम की ग्राफ्टिंग करी, तो एक्चुअली क्या है कि मैंने देखा कि दोनों की फैमिली एक है। एक दिन मैं पढ़ रहा था, तो मेरे को पढ़ने का भी भारी शौक है, तो कहीं से भी कोई चीज मिली और पढ़ने पढ़ने लगता हूँ। अभी अपने सदन में अनिल जी जुड़े हैं, उन्होंने एक दिन बोला था कि यार मेरे को एक कल्याण का गौ कृपा गो अंक मिला था, उससे मैंने नवरत्न बनाना सीखा। मैंने अनिल भाई को फोन भी किया तो उनसे बात नहीं हो पाई, तो मैंने फिर देखा तो मैंने कल ही वो उसको बुक किया, कल्याण का गो अंक, और वो 4-5 दिन बाद मुझे मिल जाएगा। तो मैंने एक दिन किताब में पढ़ रहा था, तो मैंने देखा यार अशोक और आम की फैमिली, तो मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, एक ही फैमिली है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं इसमें एक प्रैक्टिकल करके देखें। तो मैंने एक अशोक का एक पेड़ है मेरे यहाँ, तो मैंने उस पे एक बहुत मोटे तने में एक आम की एक मैच्योर्ड कलम बांध दी, ग्राफ्टिंग कर दी। और ग्राफ्टिंग करी तो मैंने देखा कि उसमें तो 15-20 दिन तक इंतजार किया। मैं सोचा यार ये तो होगा नहीं, 15वें दिन देखा तो उसमें तो पत्तियां आ गई आम की। तो ये एक नया अनुभव प्राप्त हुआ कि अशोक के पेड़ से भी आम की फसल हम ले सकते हैं। तो अभी तो शुरुआत है ये। अब मैं जब एक्चुअली भैया मुझको बोल रहे थे, आप लोग बोल रहे थे कि ये बहुत अनुभव, तो मेरे जो 7 साल मैंने मेरे मतलब उम्र अभी लगभग 70 के आसपास हुई है, तो मैंने उसमें से 7 साल जंगल में आदिवासियों के साथ में मैंने अपना जीवन जिया है। और आदिवासियों वृक्षों के प्रति मेरा जो सम्मान है वो उतना ही सम्मान है वृक्षों को। वृक्ष को मैं देवता मानता हूँ। आदिवासियों को भी मैं बहुत जितना सम्मान अपने माँ बाप अपने परिवार को देता हूँ, उतना ही मैं आदिवासियों के साथ जुड़ा हूँ। उनका हित करने के लिए, उनके किसी भी तरह की सहायता करने के लिए हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। दूसरी बात, मुझे यदि कोई चीज पता लगती पेड़ की, अब मैं एक छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ कि मुझे एक बार पता लगा कि दक्षिण अफ्रीका से किसी संस्था ने कल्पतरु के पेड़ बुलाए हैं, और मुझे पता लगा पेपर के द्वारा। पेपर में ना फोन नंबर ना कुछ, मैं यहाँ से दिल्ली चला गया और दिल्ली में मैंने वो संस्था ढूंढी और वहां से 5 कल्पतरु के पेड़ लाया और 5 कल्पतरु के पेड़ मैंने लगाए, जिसमें से 4 सुरक्षित हैं, एक पेड़ नहीं लग पाया। लग तो वो भी गया था, किंतु मैंने गमले में लगाया था, फिर उसको जब जमीन में ट्रांसप्लांट किया तो वो खत्म हो गया। वो जो 5 प्लांट में लगाए थे उसमें से एक पौधा जो है फल देने लगा है, उसमें से मैं 3 साल से फल आ रहे हैं उसमें। अब मैं उसके फलों को पेड़ों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। बहुत दिनों से मैं लगा था कि यार ये कल्पतरु के बीज तो हैं और पेड़ में क्यों नहीं उग रहे हैं। फिर मैंने बहुत लोगों से बात की, फॉरेस्ट फिर गया एक बार और उन्होंने बताया तरीका, और उस तरीके से मैंने उसको उपयोग किया। तरीका क्या है कि उनके बीजों को एक टोकरी में ढक के रख देते हैं बारिश के शुरू में, और उनको बीच बीच में देखते रहते हैं। तो कभी धूप कभी नमी, कभी धूप कभी नमी से उनके ऊपर का खोल जो है हो जाता है। तो एक पेड़ मैंने फिर से इस साल कल्पतरु का तैयार किया है और आशा है कि ये विधि आगे होगी और संभव होगा तो मैं कल्पतरु भी लोगों को दूंगा। भैया ने कभी संकल्प के बारे में बताया कि मेरा एक संकल्प है। संकल्प वो कि मैंने पिछली बार 2 बार नर्मदा परिक्रमा की। एक बार कुछ दिन पैदल, 15 दिन पैदल करी है, और
एक बार 1 महीने में वाहन से यात्रा करी, तो मैंने वहां देखा कि भोजन कराने वाले तो आपको हर गांव में हर आदमी आपको पकड़ के ले जाता, साहब भैया जी, महाराज जी आज हमारे यहाँ भोजन कर लो। और वो भोजन कराते हैं जो कि हम हमारे यहाँ मुख्य अतिथियों को कराते हैं, बहुत ही अच्छा भोजन, शुद्ध घी और शुद्ध भोजन जो वो खुद नहीं खाते हैं वो आपको खिलाते हैं। ऐसी उन पर नर्मदा माई की कृपा है, और नर्मदा माई के ऐसे भक्त हैं वो लोग। और ये हमारे हिंदू संस्कृति की महानता भी है, समझ ले कि हम अनजान हैं, हम किस जात के हैं उन्हें मालूम नहीं है, किंतु एक ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या गौर हो, कोई भी हो, वो आपको शूद्र है तो भी उसको बुला के ले जाएंगे, अपने घर में धुलाएंगे हाथ पैर और अपने घर में बिठा के भोजन कराएंगे। तो ये नर्मदा माई की कृपा है। तब वहां मैं देखता हूँ कि फल उस समय उपलब्ध नहीं रहते हैं, क्योंकि वो लोग सब गरीब लोग रहते हैं ज्यादातर। नर्मदा के किनारे जो लोग रहते हैं बहुत संपन्न लोग नहीं है वो, किंतु धन से, मन से, तन से बहुत संपन्न है वो लोग। उनका शारीरिक गठन भी बहुत अच्छा है, और मन तो इतना ज्यादा स्वस्थ और साफ है कि हम तो शहर के लोग उतनी कल्पना नहीं कर सकते, मतलब मेरे हिसाब से। मतलब जो पश्चिम सभ्यता में डूबे लोग, बोलूं शहर के लोग का नहीं बोल सकता मैं, पश्चिमी सभ्यता में डूबे लोग वो कल्पना नहीं कर सकते कि वो जिस तरह से आपकी सेवा करते हैं। तो मेरे मन में एक विचार आया है कि इनके लिए फल उपलब्ध कराऊं। तो मैंने बेर पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मिलती है, बेर को मैं के वृक्षों में ग्राफ्टिंग किया। इस बार करीब 25-50 पेड़ों में कर दी है ग्राफ्टिंग। अगले साल से वो लक्ष्य बनाया है कि नर्मदा जी के दोनों किनारे में बेर के पौधों में अच्छी बेर की फैमिली बेर और कश्मीरी एप्पल बेर, इनकी ग्राफ्टिंग करें ताकि लोगों को, परकम वासियों को फल भी उपलब्ध हो सके और माई की कृपा हम सब पे बनी रहे। बहुत, आपको कितना प्रणाम करें, आपके पुरुषार्थ को कितना नमन करें, और आपके बारे में सदन जानते हैं। जब योगाहार कार्यक्रम में इसके पहले जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, शरद वर्मा जी के साथ हम आपके यहाँ पहुंचे थे। अब ऊपर के वाले रूम पर हम लोग बैठे थे, आपके साथ चाय पी बैठे, चर्चाएं हुई। जब आपने हार्निया के ऑपरेशन को आपको जाना था, आपको याद है, आपने हार्निया का ऑपरेशन कराने के बाद लगभग 1-2 महीने ही बाद ये कार्यक्रम हो गया था अपना, तो 1 ही 2 महीने हुआ होगा, 1 महीने हुआ था शायद, जब इटारसी में कार्यक्रम था योगाहार का उत्सव। उस समय आप आए, और जब आदरणीय शरद वर्मा जी ने वो डंडे वालों को बुलाया, पता नहीं था कि कौन कौन क्या क्या होने वाला है। जैसा आज पवन जी कह रहे थे कि योगाहार की इस यात्रा का पता नहीं मंजिल का, कि कहाँ किस ओर जा रही है और क्या करने वाले हैं हम और क्या कर, क्योंकि ऐसा ही जो है पता नहीं था कि कितनी कितनी तैयारी क्या कहाँ से हो रही है। शरद जी ने अपने उन किसानों को बुलाया, डंडा वालों को बुलाया, और उनका जब नाच गान बजना शुरू हुआ तो आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी और नाचने लगे। तो थोड़ा थोड़ा नाच रहे थे, हम लोग नाच रहे थे उस हॉल में, और नाचते नाचते मुझे ध्यान आया कि यार इनका तो हार्निया का ऑपरेशन हुआ था, और ये नाच रहे हैं। तो मैंने इनको 2-3 बार इशारा किया एक मर्यादा में, कि चूंकि हमसे बहुत बड़े हैं, तो ये समझ नहीं पा रहे। जब हमें लगा कि यार हार्निया का ऑपरेशन है, तो जोर जोर से उचक रहे हैं, तो मैंने पकड़ के इनको डांटा और मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम, मरना है क्या, हार्निया का ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा। तब इनको ध्यान आया, अरे इनको पता ही नहीं था कि हमारे हार्निया का ऑपरेशन हुआ या क्या हुआ। इतने मस्त उससे और इतने उदार भाव के हैं आप मां नर्मदा जी की सदा कृपा आप पर बनी रहे। आपने जो लक्ष्य लिया है, योगाहार कार्यक्रम में जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े रहते हैं, वो आत्मीयता के साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं, और आपको कल सुनेंगे और आगे चल के और सुनेंगे पूरी आपकी जीवन यात्रा, क्योंकि आपने बहुत अनुभव सीखे हैं। ये अनुभव हम चाहते हैं कि इसमें योगाहार परिवार में, योगाहार कार्यक्रम में रिकॉर्डेड हो जाए, आने वाली पीढ़ी को आपके अनुभव सीखने सुनने को मिले और उनसे प्रेरणा लें। आप कल जो है अपना अनुभव बताएंगे, शुरू से लेकर के आप अपनी जीवन का जो आपने अनुभव किया है आदिवासियों के साथ, जंगलों में और पत्थरों का अनुभव किया है आपने, मिट्टी का प्रयोग किया है आपने, और विभिन्न विभिन्न पद्धतियों का आपने जो अनुभव किया है वो जरूर बताएंगे। आज समय हो गया है, तो मैं आज इस योगाहार कार्यक्रम में यहीं विराम दूंगा। कल आप को सुनने के लिए हम सब लोग उपस्थित होंगे, अन्य साथियों के साथ उपस्थित होंगे। तो मैं चाहूंगा एक छोटी सी बात और रखना चाहता हूँ मैं आज, जी जी कि
अहमदाबाद से एक यात्रा निकलती है सूझबूझ आसपास की, और वो जो भी नए लोग जुड़ते हैं या नए इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं, उनको वो जोड़ते हैं और उनको एक इनाम भी देते हैं। उन्होंने बहुत प्रतिभाएं ढूंढी है। तो मेरा आपसे निवेदन है सब लोगों से कि योगा हर क्लास के साथ भी हम साल में एक 10 दिन की या 8 दिन की एक यात्रा निकालें, जो जैविक कृषक के यहाँ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, और पैदल यात्रा करके हम अ, अपने शरीर को भी स्वस्थ करेंगे, और मन तन को भी स्वस्थ, मतलब वो ज्ञान को भी और बढ़ाएंगे। तो ऐसी यात्रा जिलेवार, मतलब एक जिले से निकालेंगे, एक एक साल एक जिले में, दूसरे साल दूसरे जिले में, 5, 6, 10 लोगों के यहाँ जाएंगे और उनके यहाँ रुक के उनके अनुभव लेंगे, और ग्रामीण के बीच में रहने का मौका मिलेगा। तो ऐसा मेरा अनुरोध है कि इस पे थोड़ा विचार करें सदन। बहुत सुंदर, ये मन के भाव हैं, और लगातार कई दिनों से हम सोच रहे थे, और चर्चाएं भी हमारी शरद भैया की, रघुवंशी जी की, रमेश चंद मेहरा जी और सबकी होती है, आदरणीय पवन जी से भी चर्चाएं होती रहती हैं। ये आपने जो है आज प्रस्ताव रखा सदन में, और इस सदन का मैं चाहूंगा कि सदन अपना माइक अनम्यूट करके और आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी के इस प्रस्ताव का शायद समर्थन करें। देखिए हाथ उठ रहे हैं, मुट्ठियां बन रही हैं, और तालियों के साथ आपका ये प्रस्ताव बहुत अच्छा रहेगा। और अनिल जी देख रहे जो है जयकारी लगा रहे हैं। मां नर्मदा जी हमारी इस यात्रा को सफल करें, यात्रा का इस पर भी चर्चा करेंगे, कल आपको सुनते हैं। और सभी सदन की ओर से आपका अभिवादन। और जी अनिल जी कुछ कह रहे हैं, आप म्यूट हैं। अनिल अछारिया जी अनम्यूट कर लें, आप कुछ बोल रहे हैं। चलिए, तो मैं सीधा चलता हूं आदरणीय बहन रंजना जी के पास कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करें। कल पुनः इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, हम सब चर्चा करेंगे विस्तार के साथ। जी अनिल जी। जी आवाज आ रही सर मेरी? आ रही, आ रही। सर वर्मा जी का नंबर दीजिए ना। वर्मा जी नंबर 799 जी 799 एक मिनट सर लिखूं। 799 2000 जी 67 6067 जी सर। जी जी धन्यवाद सर। ठीक है। आदरणीय को सादर प्रणाम। आवाज पहुंची है रंजना जी आप तक? अनम्यूट हो और सबका आभार ज्ञापित करें। शायद रंजना जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, वो नेटवर्क में नहीं है। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय आज के युगहर कार्यक्रम के चीफ गेस्ट और योग शिक्षकों को और उपस्थित भाई बहनों का आभार ज्ञापित करने के लिए आदरणीय शरद वर्मा जी। नेटवर्क में हूं। शायद शरद वर्मा जी तक आवाज नहीं जा रही है। तो रमेश चंद मेहरा जी आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी रंजना जी। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आवाज आ रही है। और अच्छा एक मिनट रुकेंगे रंजना जी। राकेश गौर जी जुड़े हैं। राकेश गौर साहब का कल कोई सवाल था, वो अभी तक नहीं कर पाए। राकेश जी आपको अपनी बात रखिए, समय हो गया है परंतु रखिए आप। जी ओम जी, ओम जी। मैं ये पूछा सर कि वो जो धान के अंदर हमारे कुछ पौधे थे, वो क्या बोलते, जो बड़े समेल से बड़े बाल थी जिसकी, तो वो उसका उपयोग भी कुछ खाने में आता है क्या? वर्मा जी आप तक आवाज पहुंची है? सदन में कोई भी आपके राकेश जी की बात के का जवाब दे सकता है? घास बोल रहे हैं क्या? घास की घास जो फलसस्ती में यूज होता है? नहीं, वो जो गोल दाना होता है जिसमें अपने वगैरह वगैरह बोलते हैं ना, मोरधन के नाम से ऐसा कुछ पैकेट में देखा अपन ने उसको। तो गोल दाना उसका जो हमारे यहाँ सामा समेल टाइप का नाम दिए थे उसको। या फिर व्हाट्सएप में फोटो भेजेंगे ग्रुप में, तो फिर लोग उत्तर दे देंगे वहां पर अपने अपने। आप क्या समेल की बात कर रहे हैं क्या?
नहीं, समेल से बड़ा दाना आता है उसको, वो पेड़ भी बड़ा आता है और बड़ी बाल भी उसकी है। समेल जो होती है वो तो खैर छोटे साइज छोटी बाल आती है उसकी, वो बिखरी हुई रहती है, इसकी थोड़ी बंधी हुई रहती है और बड़ी लंबी आती है इसकी। राकेश बेहतर जी, होगा फोटो भी देंगे तो सही जानकारी मिल पाएगी, नहीं तो कोई अगर समय की अधूरी प्रजाति है जानकारी तो वो होगी। समा तो धान से बड़ा हो जाता है और बाल वैसी निकलती है जो समेल की होती है, हाँ हाँ, बस और बस वो बड़ा वही दाना होता है। वही तो वही, वैसे समा ही को वैसे ही। पहले अपने आप बोया जाता था, और वो समा ही जो है गोल दाना होता है, जिसमें जो अपन भगर का जो दाना दे रहे हैं उसमें भगर में भी 2-3 प्रकार का आता है, थोड़ा मोटा दाना, थोड़ा बारीक दाना। तो जी जी। शायद समा ही हो सकता है, वर्मा जी शायद देख के बता पाएंगे। अगर आप उसकी फोटो भेज दीजिए, क्योंकि उसमें भी बाल ही निकलती है हाँ हाँ, बाल समा निकली में, उसकी। और वो करीब 4 फीट तक हो जाता है। और वो बीज जो आया है 4 फीट। उसके साथ धान जो हमने खरीदी थी, हाँ, बाजार से ली थी धान के पैकेट, उसमें आया उसका बीज, पहले से नहीं था मतलब खेत में, तो इसी बार देखने को मिला वो। ये हो सकता है। ठीक। चलिए उसकी फोटो तो भेजिए जरा, देखेंगे। जी जी। राकेश जी के पास ML गौर साहब का नंबर भी होगा और संवाद भी करेंगे। कल भी अपन इस पर चर्चा कर लेते हैं सदन में। ठीक है। राकेश जी जी कल भी जुड़िएगा। और जी, हाँ। जी मैं रजना जी को आमंत्रित करता हूँ, आप सबका आभार ज्ञापित करें। जी 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 जी, सदन को प्रणाम। और आज की हमारी योग कक्षा बहुत सुंदर रही। मेरी आवाज आ गई? हाँ, आज हमारी योग शिक्षा आवाज नहीं आ रही मैं जी? आ रही है आवाज? आ गई आ गई। आ रही है ना? किसी का माइक खुला होता है थोड़ा सा, तो उसमें से आवाज होगी। चलिए कोई बात नहीं। आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आज हमारे दीपा उप्रेती जी नैनीताल उत्तराखंड से बहन थी, उन्होंने बहुत अच्छे से क्लास ली, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। बहन जी, मैं अपने गणेश जी के दर्शन कराता हूँ। हाँ जी जी, शरद भैया कराइए। सभी सदन दर्शन कर लीजिए। बहुत सुंदर। जय जय श्री गणेश। जय गणेश देवा, जय जय गणपति गणेश बप्पा। भगवान की। शरद भैया हाँ, आ रहे हैं मेरे मोदक मोदक प्रसाद लेने आ रहे हैं। शरद भैया एक बार दिखा दीजिए। जी जी प्रसाद तो भेज दिया आपके पास, हमारे पास तो आ गया। जी जी, आ गए आ गए। जी। बोलिए गणपति महाराज ये की ओम जय। की जय। गणपति बाप्पा मोरया। मोरया। मोरिया। हाँ, ये होया महाराष्ट्र का था। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। चला ठीक आहे. भंडाऱ्याला जावं लागेल ना रंजनाताई, भंडारा कब का है तो? हो सब। भंडारा पूछ लो, सही कह रहा है। देखो लो, नीलकंठ जी ने सही कही, तो भंडारा पूछ लो भैया कब है। शरद भैया अब क्या है भंडारा, आप बताइए, जी, हम तैयारी करते हैं। जब आ जाओ, जब भंडारा। 23 तारीख को है भंडारा, 23 सितंबर 2023। आरती में शामिल हो जाइए। चलिए बहुत सुंदर। और आभार करा थी, आरती करा थी। आभार भी करा देती हूँ और फिर आरती भी करेंगे। शिक्षक और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, जिन्होंने आज हमें जीवामृत पर बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया, और वो योगा
से नियमित काफी जुड़ते हैं, जहाँ कहीं पर भी हो फिर भी प्रदीप वर्मा जी योग क्लास से जुड़ते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं। और प्रदीप राज वर्मा जी ने नर्मदा परिक्रमा भी पूरी की है और बहुत ही उनका महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे कि आज भाई साहब ने भी कहा है कि वो आदिवासी भाग में रह चुके हैं, उन लोगों के साथ संवाद हो रहना, ये सब कुछ हम वो कल उनसे सुनेंगे। और बहुत सुंदर उनका कार्य है। उनको ये इटारसी के प्रोग्राम में उन्होंने हमें दाल बाटी भी खिलवाई थी, बढ़िया और बढ़िया आनंद आया था। वो दाल बाटी फिर से खानी है। चलिए, और बहुत सुंदर। और अभी आपकी बात सभी का दूसरा मैं कुछ खिलाएंगे, दाल बाटी खिलाएंगे और चूरमा के लड्डू और जाने क्या क्या। स्वागत है साहब, आप आइए तो बहुत नई नई चीजें खिलाएंगे। हाँ, पहले आभार करा देते हैं, फिर नए नए चीज तो व्यंजन है वो हमारे मिलेट्स के ऊपर की खिलाएंगे अभी। तो आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय इंद्रजीत कुमार जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कृष्ण कुमार महंतो जी, आदरणीय कृष्णा सिंह जी, आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय एमएल गौर जी, आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय नीलकंठ सावड़ी जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि कल भी रहेंगे आज। और फिर राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय सुमित वर्मा जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय वैशाली बहन जी, आदरणीय योगाहार रिकॉर्डिंग से हमारे भाई और अन्य साथीगण हमारे लेफ्ट हुए, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मनपूर्वक आभार। और फिर अभी सोचते हैं कल जो इटारसी के प्रोग्राम में या कहीं पर भी होंगे तो क्या क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे, ये बात की चर्चा अभी यहाँ करेंगे। जी, वो उन सभी को सादर प्रणाम।